Good afternoon. I think. Okay friends, okay. यहाँ पे आपकी बैच में मैं टोटल 3 चैप्टर लेने वाला हूँ. सम ऑफ द 2 of the chapter from group 1 and 1 of the chapter from group 2. So 2 चैप्टर लो. सबसे पहले बात करते हैं वेरी सिंपल एंड वेरी इजी चैप्टर, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट. चैप्टर का पूरा नाम है एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट. दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. फर्स्ट वन इज द एवरेज ड्यू डेट एंड सेकंड वन इज द अकाउंट करंट. एवरेज ड्यू डेट की बात करते हैं तो सबसे पहले एवरेज को साइड में निकालते हैं. वर्ड हम पहले डिस्कस करेंगे ड्यू डेट. अगर ड्यू डेट पता चलेगा तो एवरेज ड्यू डेट पता चलेगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सिंस लास्ट 3 अटेम्प्ट दे आर आस्किंग दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन एंड अगेन. लास्ट अटेम्प्ट में भी आया था, उससे लास्ट अटेम्प्ट में भी था, उसके लास्ट अटेम्प्ट में भी था. हर एक अटेम्प्ट में इसका 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है. लास्ट टाइम 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, उससे पहले 6 to 7 था, उससे पहले 8 to 10 मार्क्स का आया था. मीन्स एवरेज 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ रहा है. वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एवरेज ड्यू डेट. सबसे पहले बात करते हैं ड्यू डेट की. जैसे कि आपने सीपीटी में एक चैप्टर पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज. जो मेरे सीपीटी के स्टूडेंट होंगे उन्होंने मेरे पास ही पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में आपने सीखा था हाउ टू फाइंड आउट द मैच्योरिटी डेट, हाउ टू फाइंड आउट द ड्यू डेट. द सेम इज रिपीटिंग ओवर हियर. सो वही यहां पे रिपीट हो रहा है. तो सबसे पहले उसको रिवाइज करेंगे. सीपीटी कंप्लीट किया बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है, तो शायद आप सबको याद भी नहीं होगा. और इस बार गर्मी अभी कुछ ज्यादा पड़ रही है तो बाष्पीभवन अपना बहुत जल्दी हो जाता है ना. सही है कि नहीं? ओके. तो पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे 12th सीपीटी का ड्यू डेट, हाउ टू फाइंड आउट द ड्यू डेट, एंड देन वी विल डिस्कस द एवरेज ड्यू डेट. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मिस्टर एक्स and Mr. Y. There are 2 parties to the contract. Okay, there are 2 parties to the contract, Mr. X and Mr. Y. Mr. Y has placed an order with Mr. X. Mr. Y ने Mr. X के साथ एक ऑर्डर रखा है अमाउंटेड टू ₹1 लाख. तो Mr. X ने रिप्लाई दिया कि आपका 1 लाख रुपए का ऑर्डर तो मैं प्रोवाइड करूंगा, बट आई विल टेक 2 months टू कंप्लीट दिस ऑर्डर. मुझे 2 महीने का टाइम चाहिए ऑर्डर कंप्लीट करने के. मिस्टर वाई को पहले से ही पता था कि कुछ ना कुछ टाइम मांगेगा, इसलिए उसने जल्दी ऑर्डर दे दिया. मिस्टर वाई ने बोला कोई बात नहीं, विद इन 2 months यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मी दी गुड्स. सो हियर सपोज मिस्टर वाई प्लेस दिस ऑर्डर ऑन 1st January 2010. देन ऑन और बिफोर विच डेट मिस्टर एक्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड दिस गुड्स. तो हियर ऑन और बिफोर 1st March 2010 मिस्टर एक्स is required to provide the goods to Mr. Y. So यहाँ पे Mr. X के लिए एक ड्यू डेट हो गया 1st March 2010 and on or before this date Mr. X is required to make the payment to Mr. Y. So यहाँ पे ये एक ड्यू डेट हो गया Mr. X के लिए. What is the due date? ये ड्यू डेट होता क्या है? तो ड्यू डेट is the date of commitment, date of obligation which is required to be fulfilled by either the party. कोई भी एक पार्टी को उसका एक कमिटमेंट फुलफिल करना होता है, उसको बोलते हैं ड्यू डेट. फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स को क्या कमिटमेंट फुलफिल करना है? तो कि मिस्टर एक्स को कुछ गुड्स प्रोवाइड करने हैं ऑन 1st February 2000, ऑन और बिफोर 1st February 2010. सो हियर मिस्टर एक्स इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल दैट कमिटमेंट. दूसरी साइड क्या होगा? मिस्टर वाई को भी कुछ कमिटमेंट फुलफिल करने पड़ेंगे. कैसे? तो मिस्टर एक्स ने इसके साथ एक कंडीशन रख दी कि मिस्टर वाई यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ ₹1 लाख within 1 month from the date of order. कौन सी डेट से? डेट ऑफ ऑर्डर से 1 महीने के अंदर मिस्टर वाई को पेमेंट करना. डेट ऑफ डिलीवरी से नहीं, डेट ऑफ पेमेंट से. सो यहां पे ड्यू डेट आएगा 1st February 2010. सो मिस्टर वाई इज रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑन और बिफोर 1st February 2010. सो यहां पे 2 ड्यू डेट हो गई. फर्स्ट वाली ड्यू डेट 1st March, सेकेंड वाली ड्यू डेट 1st February. 1st March for Mr. X, 1st February for Mr. Y. So here either the party is required to fulfill their commitment on or before the due date. So due date is the date on or before which either the party is required to fulfill the commitment. Okay.
कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर ड्यू डेट हमको पता नहीं है, ड्यू डेट वर्ड तो अच्छा है बट हम तो डेट वर्ड को अच्छे से जानते हैं। अभी कॉलेज में आ गए, बहुत ही वेल नोन वर्ड है हमारे वहां पे डेट। ड्यू डेट में से ड्यू निकाल दिया, ड्यू को साइड में रखो सर। डेट वर्ड कॉलेज में बहुत वेल नोन हो गया, हम किसी को डेट पे लेके जाते, कोई हमको डेट पे लेके जाता है ना? सही है कि नहीं है? क्या उसका मीनिंग वहीं पे भी वही है जो यहाँ पे है? तो कि यस वही है। वहां पे भी कुछ ना कुछ कमिटमेंट फुलफिल करने होते हैं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कमिटमेंट फुलफिल करने। दोनों जगह पे डेट का मीनिंग सेम है बट दोनों का इंपॉर्टेंस अलग अलग है। वहां पे भी उसका स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे भी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस। वहां आप जो डेट समझते हो कि किसी ना किसी से आप कमिटमेंट लेते हो या तो कमिटमेंट दे दो क्या, यस आई एम गोइंग विथ यू फॉर मूवी और डिनर और ऑन डेट ऑन पर्टिकुलर डेट। सो वहां पे जो मीनिंग है वही यहाँ पे है। सो जो डेट आपका कॉलेज में मीनिंग बनता है वही यहाँ पे फाइनेंशियल वर्ड में मीनिंग बनेगा। डेट means honor the date honor before which either the party is required to fulfill their commitment, that is called due date. और हमारे लिए जो डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है that is date of payment. Date of delivery of goods is not important over here. Here for us the important date is date of payment. यहाँ पे मिस्टर वाई 1 फरवरी को पेमेंट करने वाला है। 1 फरवरी ने के दिन मिस्टर वाई ने बोला कि कैसे पेमेंट करूं, कैश से पेमेंट करूं या चेक से। तो कभी भी हम कोई बिजनेस की बात करते हैं, मोस्टली ट्रांजैक्शन कैसे होता है, चेक के थ्रू होता है या कैश के थ्रू? तो मोस्टली बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय चेक। मींस जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं बैंक के थ्रू होते हैं क्योंकि ऑल दैट आर द लीगल ट्रांजैक्शन। सो हियर मिस्टर वाई इज रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ ₹1 लाख ऑन और बिफोर 1 फरवरी 2010 बाय चेक। तो 99.99% ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू होते हैं और एज्यूम करते कि ये ट्रांजैक्शन भी चेक के थ्रू हुआ। मिस्टर एक्स को चेक मिल गया 1 फरवरी वाला। 1 फरवरी के दिन वो बैंक में गए, चेक डिपॉजिट करवा सकते हैं तो क्या ऑब्वियसली यस 1 फरवरी को उनका चेक डिपॉजिट हो जाएगा। बट अगर यही चेक आपको दिया जाता 26 जनवरी का, या तो आपकी ड्यू डेट होती है 26 जनवरी, देन व्हाट? अगर ये ड्यू डेट 1 फरवरी की जगह पे 26 जनवरी आ रही, कैन यू एनकेस योर चेक? मिस्टर एक्स को जो चेक मिला है वो क्या बैंक में जाके उसी दिन डिपॉजिट करवा सकता है? तो क्या नहीं होगा। क्यों? तो कि 26 जनवरी इज रिपब्लिक डे एंड बिकॉज ऑफ दैट बैंक इज नॉट वर्किंग ऑन दैट डे। तो उस दिन आपका बैंक बंद होगा और आप अपना चेक डिपॉजिट नहीं करवा सकते। अगर आप 26 जनवरी को चेक डिपॉजिट नहीं करवा सकते तो आपकी ड्यू डेट को कहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा? 27 जनवरी को या 25 जनवरी को? 1 डे अर्लियर और 1 डे आफ्टरवर्ड्स। तो कि हियर यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर योर ड्यू डेट टू 1 डे अर्लियर। सो 25 जनवरी यू नीड टू टेक एज अ ड्यू डेट। जब भी आपको पहले से पता है कि इस दिन बैंक में छुट्टी होगी और आपकी ड्यू डेट उसी दिन फॉल हो रही, तो यू नीड टू टेक प्रीसीडिंग डेट एज अ ड्यू डेट, 1 डे अर्लियर एज अ ड्यू डेट। सो यहां पे आपका ड्यू डेट क्या हो जाएगा? 25 जनवरी। मींस आपको पार्टी से कौन सी तारीख का चेक लेना है? 25 जनवरी को, और उस दिन जाके आप पैसा गेस कर सकते हैं। क्यों? तो कि ड्यू डेट में क्या होता है कि ऑन और बिफोर दिस यू आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल योर कमिटमेंट। मींस इससे पहले चलेगा बट बाद में नहीं चलेगा। अगर बाद में हुआ तो यू आर रिक्वायर्ड टू पे द इंटरेस्ट ऑल्सो। सो हियर यू आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द कमिटमेंट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। सो यहां पे आपको एक दिन आगे जाना पड़ेगा। सो ऐसे जितने भी पब्लिक हॉलीडे है, अगर आपकी ड्यू डेट उस दिन फॉल होती है तो यू नीड टू टेक प्रीसीडिंग डेट एज अ ड्यू डेट। 26 जनवरी की तरह दूसरे कौन से ड्यू डेट, कौन कौन से ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे हो सकते हैं? दूसरे कौन कौन से ड्यू डेट हो सकते हैं? यस 15 अगस्त, फिर 2 अक्टूबर। क्या होता है 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर ओ गांधी बापू, यस यस, सॉरी मैं भूल गया। फिर 1 अप्रैल। ये 2 अक्टूबर लिखा है आपने तो फिर 18 अगस्त भी आएगा। यहां पे लिख देता हूं 18 अगस्त। क्या है बोलो? थोड़ी देर पहले आपने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया 2 अक्टूबर क्या है, अभी आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे 18 अगस्त क्या है। सुरेंद्रनगर सेंटर 31 जून होता ही नहीं है, ध्यान रखना, 30 जून होता है।
18 अगस्त हर्षद सर का बर्थडे। चलो नेक्स्ट 1 अप्रैल आएगा, फिर 30 सितंबर आएगा। ओके 31 सितंबर नहीं होता है, 30 सितंबर होता है, 31 जून नहीं होता है, वो 30 जून होता है। ओके वैलेंटाइन डे के दिन बैंक बंद नहीं होता है, बैंक इज वर्किंग ऑन वैलेंटाइन डे, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। राजकोट सेंटर बहुत बढ़िया, शायद आपके लिए छुट्टी होगी या तो कॉलेज में छुट्टी होगी, है ना, इसलिए याद रहता है, सब पता चलता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 1 अप्रैल एंड 30 सितंबर। आप बोलोगे सर ये क्या है 1 अप्रैल एंड 30 सितंबर? 1 अप्रैल अप्रैल फुल डे है, उस दिन किसी को भी चेक नहीं देना चाहिए। अगर वो बैंक में जाकर चेक डिपॉजिट करवा देगा, आप उसको अप्रैल फुल बना सकते हो। आप अपना चेक रिटर्न किया तो आपने बोला कि मैंने तो उनको गलती मजाक करने के लिए दिया है, और जो भी बैंक चार्जेस होते हैं वो आपको बेयर करने चाहिए। इज इट सो? ऐसा नहीं। ओके बैंक आर नॉट वर्किंग ऑन दिस 2 days। व्हाई? तो कि बैंक इज रिक्वायर्ड टू क्लोज देयर बुक्स ऑफ अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच 6 month। कंपनी का फर्स्ट हाफ कंप्लीट होगा 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर का, ऑन 30 सितंबर। सो 30 सितंबर बैंक इज नॉट वर्किंग फॉर द पब्लिक, दे आर वर्किंग ऑन द बैक एंड साइड। बैंक में छुट्टी नहीं होती है। ओके उनका जो स्टाफ होता है वहां पे वर्क करता है, जिनका भी जितना इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो सब कुछ सबके अकाउंट में उनको इंटरेस्ट का क्रेडिट देना होता है। सो 30 सितंबर के दिन बैंक इज नॉट वर्किंग फॉर द पब्लिक बट दे आर वर्किंग ऑन द बैक एंड साइड एंड क्लोज देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट हाफ का क्लोजिंग होगा 30 सितंबर को, सेकंड हाफ का क्लोजिंग होगा 1 अप्रैल को। 31 मार्च को लोग एग्जैक्टली बंद नहीं रख सकते, क्यों? तो देयर आर सो मेनी ड्यू डेट्स फॉर विच यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑन 31 मार्च एंड इट्स ए ईयर एंड डेट। इस दिन काफी एडजस्टमेंट भी करने होते हैं बिजनेसमैन को। सो वो सब कुछ 31 मार्च के दिन कैश विड्रॉ करते हैं या तो कैश डिपॉजिट करते हैं, तो वो सब 31 मार्च को करना पड़ता है। ओके इसीलिए बैंक इज नॉट वर्किंग ऑन द नेक्स्ट डे। 1 अप्रैल को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे अप टू 31 मार्च। जितना भी क्रेडिट इंटरेस्ट डेबिट देना है वो सब कुछ 1 अप्रैल को दिया जाए। सो ऑन दिस 2 डेट बैंक्स आर नॉट वर्किंग फॉर द पब्लिक। अगर आपको अपना चेक डिपॉजिट करवाना है, बैंक आपके लिए काम नहीं करेगा उस दिन। सो दिस 2 आर द बैंक हॉलीडे, इसको बोलेंगे बैंक हॉलीडे। 26 जनवरी आपने बोला रिपब्लिक डे, 15 अगस्त बोला इंडिपेंडेंस डे। व्हाट अबाउट 2 अक्टूबर? तो क्या 2 अक्टूबर आपने बोला गांधी जयंती। गांधी जयंती मीन्स महात्मा गांधी जो थे बहुत ही बड़े आदमी, मीन्स बहुत ही महान आदमी थे, और उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। और उन्होंने सोचा कि मैं अगर यहाँ से चला जाता तो मेरी बुक्स अवेलेबल होगी, आप मेरी बुक्स पढ़ना और मेरे विचारों पे आप आगे बढ़ना। सो उनकी जो भी बुक्स है, बहुत सारी बुक्स आई, उसमें से सबसे वेल नोन बुक्स कौन सी है? सबसे वेल नोन बुक्स कौन सी है? तो क्या सत्यना प्रयोगो। अभी ये गांधी बापू ने बहुत सारी बुक्स लिखी, बट क्या हमारे अकाउंट प्रोफेशन के लिए एक भी बुक लिखा है उन्होंने? उन्होंने सोचा कि चलो सीए सीपीटी के लिए एक चैप्टर लिख देते, सीए आईपीसीसी के लिए एक चैप्टर लिख देते। कंजर्वेटिज्म अप्रोच है इन्वेंटरी वाला, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस, इट इज अ कंजर्वेटिज्म अप्रोच। चलो कंजर्वेटिव बापू जी का थिंकिंग क्या था? कंजर्वेटिवली थिंक करते थे, तो उन्होंने ये रूल दिया होगा, ऐसा है? ऐसा नहीं। उन्होंने हमारे प्रोफेशन के लिए कुछ नहीं किया, ना तो अकाउंट्स के लिए कुछ बुक लिखा है, ना तो दूसरे कोई सब्जेक्ट के लिए बुक्स लिखा है। मीन्स हमारे अकाउंट प्रोफेशन के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हमारी इंस्टीट्यूट ने भी क्या किया कि गांधी बाबू आपने हमारे प्रोफेशन के लिए कुछ नहीं किया तो हम भी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, उनको निकाल दिया यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे में से। सो ध्यान रखना, व्हेन यू आर वेरीफाइंग द पब्लिक हॉलीडे फॉर दिस चैप्टर, देयर आर ओनली 4 हॉलीडेज आर देयर। आपको 2 अक्टूबर को याद रखने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर के लिए आपको 4 ही दिन याद रखने हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 अप्रैल एंड 30 सितंबर। If your due date falls on any of this date, then you need to take preceding date as a due date. So आपको एक दिन आगे का दिन as a due date लेना पड़ेगा। Okay? Clear up to this everybody? Okay. So ये बात हो गई पब्लिक हॉलीडे की। But it may happen कि your due date falls on Sunday. आपका ड्यू डेट संडे को भी हो सकता है। It may happen कि your due date falls on Sunday. क्या करेंगे?
नेक्स्ट डे या प्रीसीडिंग डे। तो कि अगर आपको पहले से पता कि इस दिन संडे आने वाला है, फॉर एग्जांपल अभी संडे जो गया कौन सी तारीख थी संडे को, 3 जून, आज कौन सी है, 8 जून है। फॉर एग्जांपल अभी परसों संडे है, आज 9th है, तो 11th को संडे आ रहा है। तो ये 11th जून को संडे आ रहा है, हमारी ड्यू डेट फॉल हो रही है 11 जून 2011। कौन सा डेट लेना चाहिए एज एन ड्यू डेट? तो क्या आपको पहले से पता चल सकता है कि इस दिन संडे आएगा? तो कि यस, पहले से पता चल सकता है कि जब जिस केस में आपको पहले से पता है कि इस दिन आपका बैंक हॉलीडे है, बैंक बंद है, देन एट दैट टाइम यू नीड टू टेक प्रीसीडिंग डेट एज अ ड्यू डेट। उस टाइम पे क्या करना चाहिए, एक दिन आपके पहले लेना चाहिए। मींस वेन एवर यू नो कंफर्मली कि ऑन दिस डेट बैंक इज नॉट वर्किंग, देन यू आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रीसीडिंग डेट एज अ ड्यू डेट। सो यहां पे हमको क्या करना चाहिए, तो कि 10th जून 2011 को एज एन ड्यू डेट कंसीडर करना चाहिए। तो जहां पे आपको पहले से पता है कि ऐसे संडे आ रहा है या तो इन चारों में से कोई पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, देन यू नीड टू टेक प्रीसीडिंग डेट एज अ ड्यू डेट। बट यहाँ पे ये तो इजी है, आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये 1-2 दिन आगे पीछे होगा तो। बट यहाँ पे अगर आपका ड्यू डेट आ रहा है 2001, देन व्हाट, हाउ यू आर गोइंग टू वेरीफाई कि वेदर ऑन दिस डेट देयर इज अ संडे और नॉट? संडे का 2011 था तो हम इजीली फाइंड कर सकते, बट 10 साल पहले का आया तो सर मोबाइल लेके जाएंगे ना एग्जाम में, मोबाइल में तो सब मिलता है ना। बट मोबाइल आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन द एग्जाम हॉल। ये ध्यान रखिएगा कि मोबाइल लेके वहां पे गए तो 3 साल के लिए आपको बाहर निकाल देते हैं। सो मोबाइल तो वहां पे लेके नहीं जा सकते, क्या करेंगे? तो क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा, आपको बोला होगा कि 9th जून 2001 को देयर इज अ फ्राइडे। अगर ऐसा कोई कुछ हिंट क्वेश्चन में दिया है, देन यू नीड टू वेरीफाई कि वेदर ऑन दिस पर्टिकुलर ड्यू डेट देयर इज अ संडे और नॉट। को संडे वाला जो ऑप्शन है कब चेक करना है, जब क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया है कि इस डे पे फ्राइडे है, इस डे पे वेडनेसडे है, या तो इस डे पे सैटरडे आ रहा है, तो आपको चेक करना है अकॉर्डिंगली कि क्या आपकी ड्यू डेट पे संडे तो नहीं आ रहा है। ओके, तो एक वीक ऊपर नीचे चेक करना, तो हम क्या कर सकते हैं, तो कि हमारा संडे आ रहा है 11 जून 2001 को, तो 7 दिन पहले भी संडे हो सकता है, 7 दिन बाद में भी संडे होगा, तो 7 प्लस करते जाएंगे या 7 डिडक्ट करते जाएंगे तो आपको संडे मिल सकता है। सो अगर कुछ हिंट दिया है तो ही आपको ये चेक करने की जरूरत है, अदरवाइज चेक करने की जरूरत नहीं है। सो इन केस ऑफ संडे वाली कंडीशन यू आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई वेदर ऑन दिस पर्टिकुलर ड्यू डेट देयर इज अ संडे और नॉट। कब? ओनली इफ दे हैव प्रोवाइडेड सम हिंट इन द इक्वेशन, देन एंड देन यू नीड टू वेरीफाई, अदरवाइज वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक हिंट दिया है तो ये संडे वाला कंडीशन हम चेक करेंगे, बाकी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं। सो ये बात हो गई पब्लिक हॉलीडे की। अभी बात करते हैं कि जैसे कि मुझे एक पार्टी ने चेक दिया 1 फरवरी के दिन, 1 फरवरी का चेक था, 1 फरवरी मॉर्निंग वहां पे बैंक में पहुंच गया, 1 लाख रुपए का चेक था, मेरे जैसे गरीब के अकाउंट में 1 लाख आने वाले थे, खुशी खुशी बैंक में पहुंच गया। जैसे ही बैंक में पहुंचा मॉर्निंग में, पता चला कि आज बैंक बंद है। क्यों? तो कि सुबह तक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सडनली उनकी डेथ हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू क्लोज दैट वर्किंग। अभी आज तो बैंक बंद हो गया, अभी मैं ये चेक कब डिपॉजिट करवा सकता हूं? प्रीसीडिंग डेट, इज इट पॉसिबल? नहीं, वो तो चला गया, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट डे। सो व्हेन देयर इज एनी सडन हॉलीडे, व्हेन देयर इज एनी एक्सीडेंटल हॉलीडे, और व्हेन देयर इज any unforeseen holiday, at that time you need to take next day as a due date. next day पता चला कि there is a bank strike, बैंक स्ट्राइक हो गई, बैंक बंद है, तो उस दिन भी पैसा डिपॉजिट नहीं होगा। देन अगेन नेक्स्ट डे वो स्ट्राइक इज कंटिन्यू, कब तक कंटिन्यू होगा वो पता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट डे। बट यहाँ पे प्रॉपर वर्ड नेक्स्ट डे नहीं है, प्रॉपर वर्ड इज नेक्स्ट वर्किंग डे। प्रॉपर वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्किंग डे है। सो हियर in case of due date, if there is any sudden holiday, if there is unforeseen holiday, or if there is any accidental holiday, then you are required to take next working day as a due date. So यहाँ पे हमको next working day word use करना चाहिए, not only the next day. Okay, so this is regarding the due date. ये जो हमने डिस्कस किया वो ड्यू डेट के लिए किया, एंड दिस इज रिगार्डिंग द नॉर्मल इनवॉइस, जो अभी एट प्रेजेंट जो मार्केट में चल रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल इनवॉइस। बट नॉर्मल इनवॉइस की तरह एक दूसरा भी इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न एट द टाइम ऑफ सीपीटी।
सो वहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने सीखा होगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि वन पार्टी इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ बिल ऑन अनदर पार्टी. When any instrument is drawn by one party to another party, that instrument is called bills of exchange. तो उसमें क्या होता है कि एक पार्टी एक दिन बिल ड्रॉ करेगा, दूसरे दिन सामने वाली पार्टी को मिलेगा, दूसरे दिन वो चेक करेगा और तीसरे दिन एक्सेप्ट करके वापस भेजेगा. सो हियर इट विल टेक 3 days टू कंप्लीट द प्रोसेस. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है एक्सेप्ट और रिजेक्शन का, वो प्रोसेस कंप्लीट होने में 3 दिन लगते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड grace of 3 days to the credit period to find out the maturity date in case of bills of exchange. For example, यही इंस्ट्रूमेंट अगर bills of exchange है और उसको 1 month में पेमेंट करना है, तो ये 1 month में आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाएगा. So 3 days you will be having additional. So 1st February plus 3 days. So आपका मैच्योरिटी डेट क्या हो जाएगा? 4th February 2010. यहाँ पे ड्यू डेट है 1st February, बट मैच्योरिटी डेट है 4th February. सो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ड्यू डेट फाइंड करना पड़ेगा बाय एडिंग 1 month और उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड दो. 3 दिन का ग्रेस पीरियड दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मैच्योरिटी डेट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. बट इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेट. व्हेन द पार्टी हैज ड्रॉन अ बिल, द डेट इज कॉल्ड डेट ऑफ ड्रॉइंग. उसको बोलते हैं डेट ऑफ ड्रॉइंग. दूसरा डेट ये होता है कि डेट ऑफ, ये डेट ऑफ ड्राइंग है. दूसरा साइड डेट है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. जिस दिन बिल ड्रॉ किया जाएगा उसको बोलेंगे डेट ऑफ ड्राइंग. दूसरे दिन मिस्टर वाई के वहां पहुंचेगा, तीसरे दिन वो एक्सेप्ट करेगा, उसको बोलेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग है 1st January 2010. दूसरे दिन वहां पे गया, तीसरे दिन एक्सेप्ट किया, तो 3rd January 2010 इज द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. सो 1st January एंड 3rd January 2 डेट्स अवेलेबल है. और आपको बोला गया कि क्रेडिट पीरियड इज 1 month. What will be the maturity date? Maturity date क्या होगा? Maturity date क्या होगा? 6 February, 6 February, 6 February. काफी लोगों का आंसर है 6 February. चलो, अगर ये 1 month का क्रेडिट पीरियड आपने यहां पे ऐड किया होता तो 1 month यहां पे, तो 1st February आपका ड्यू डेट होता है प्लस 3 days. सो प्लस 3 days करेंगे तो 4th February 2010 इज द मैच्योरिटी डेट. यहां पे 1 month ऐड करेंगे तो 3rd February 2010 प्लस 3 days. So it is 6 February 2010. Okay. So 1 month after date. यहां पे जस्ट आपको 1 month नहीं दिया होगा. कभी भी क्रेडिट टर्म देंगे तो ऐसा बोला होगा कि 1 month आफ्टर डेट और 1 month आफ्टर साइट. ये दोनों में से कोई भी ड्यू डेट हो सकती है, बट इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द क्रेडिट टर्म प्रोवाइडेड टू यू. सपोज दे हैव प्रोवाइडेड 1 month आफ्टर डेट. क्या प्रोवाइड किया है? 1 month आफ्टर डेट. When they have talking about after date credit term, then you need to consider the date of drawing. और ये क्रेडिट पीरियड भी आपको यहीं से कंसिडर करना है. So 1st January plus 1 month plus 3 days, so 4th February is the right answer when they have provided the credit term after date. But if they have provided after site, then you need to consider date of acceptance और वहां पे आपका आंसर आएगा 6 February. So ध्यान रखना कि आपको क्रेडिट टर्म क्या दिया है, आफ्टर डेट दिया है या आफ्टर साइट दिया है. If it is after site, then you need to consider the date of acceptance. If it is after date, then you need to consider the date of drawing. But in दोनों में से कोई भी टर्म नहीं दिया है तो क्या करेंगे? If they have not provided any term, they have simply give the 1 month credit period. Then कौन सी डेट कंसिडर करेंगे? Then you need to take the source date. Source date means date of drawing. So याद रखना, जब भी 1 month दिया है, कोई भी क्रेडिट टर्म नहीं दिया है, you need to consider date of drawing. So in case of bills of exchange, there are 2 types of credit term. Credit period after date, credit period after site. If it is after date, then you need to consider date of drawing. If it is after site, then you need to consider date of acceptance. दोनों में से कुछ भी नहीं है, then date of drawing. But इसकी जगह पे ऐसा भी टर्म हो सकता है on demand.
on presentation at site. ओके, ऑन डिमांड का मतलब क्या कि जब भी आप पैसा मांगोगे सामने वाली पार्टी को पैसा देना पड़ेगा. ओके, मिस्टर एक्स ने बोला मिस्टर वाई को यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट विद इन 1 मंथ ऑन डिमांड. ऑन डिमांड मीन्स जिस दिन मैं पैसा मांगूंगा उसी दिन पैसा देना पड़ेगा. ऑन प्रेजेंटेशन मीन्स ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब तुमको प्रेजेंट करूंगा उसी दिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा. एट साइट मीन्स जिस साइट पे इसको प्रेजेंट किया गया उस साइट पे आपको पेमेंट करना. सो इन तीनों में से कोई भी टर्म होता है ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटेशन और एट साइट, देन यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑन द सेम डे और पर्टिकुलर डेट गिवन इन दी क्वेश्चन में आपको दिया है कि 25 जनवरी को मिस्टर एक्स ने पैसा मांगा था, तो यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑन 25 जनवरी. बट अगर ये इंस्ट्रूमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ तो क्या हमको 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा? 25 जनवरी प्लस 3 डेज, सो क्या आंसर आएगा 28 जनवरी. क्या 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा हमको? तो क्या नो, इवन दो इट्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज यू विल नॉट गेट दी ग्रेस ऑफ 3 डेज. ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है? जिस दिन मांगता है उसी दिन पैसा देना है, उसको फिर 3 दिन का डिले करवाने की जरूरत नहीं है. तो कभी भी क्रेडिट टर्म है ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटेशन, एट साइड, इन तीनों के केस में वॉट एवर स्पेसिफिक डेट गिवन इन द क्वेश्चन दैट इटसेल्फ इज द ड्यू डेट एंड दैट इटसेल्फ इज द मैच्योरिटी डेट. वहां पे इंस्ट्रूमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा तो भी हम कोई ग्रेस पीरियड नहीं देंगे. उसके केस में 25 जनवरी इटसेल्फ इज द आंसर. सो यही आपका आंसर है. सो दिस इज रिगार्डिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. चलो यहां तक किसी को कोई डाउट और क्वेरी? Anybody having any doubt or query up to this? This is regarding the due date. ये जो भी हमने डिस्कस किया वो ड्यू डेट के रिलेटेड है. बोलो फ्रेंड्स, यहां तक को कोई डाउट किसी को? चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपके माइंड में जितने भी कंफ्यूजन होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे. यहां पे सपोज आई हैव मेड वन ट्रांजेक्शन ऑन 1 जनवरी 2000 विथ मिस्टर वाई, सेकंड ट्रांजेक्शन 1 फरवरी 2010, third transaction 1st January 2010 and 4th January 1st February 2010. सपोज फर्स्ट केस में क्रेडिट पीरियड आपको दिया है 1 मंथ, सेकंड के केस में 2 मंथ, थर्ड के केस में 30 डेज, फोर्थ के केस में 60 डेज. 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है. यहां पे मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं. Within 2 minutes you need to find out the answer for all 4 questions. चारों के आंसर अपने हिसाब से फाइंड करो, फिर 1 by 1 में आपको पूछता हूं कि फर्स्ट का क्या आंसर आएगा, सेकंड का क्या आएगा. 2 मिनट है आपके पास. चलो एवरीबॉडी फाइंड आउट द आंसर. चलो नाउ आंसर फॉर ऑल दी 4 क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा? फर्स्ट का आंसर है 4th फरवरी. क्या आंसर आएगा? देखिए 4th फरवरी. जिन लोगों ने ड्यू डेट फाइंड किया है उनका आंसर आएगा 1st फरवरी. जिन लोगों ने मैच्योरिटी डेट फाइंड किया है उनका आंसर आएगा 4th फरवरी. ये 1st फरवरी ड्यू डेट है. अगर मैच्योरिटी डेट आपने फाइंड किया है तो आंसर आएगा 4th फरवरी. बट फ्रेंड्स मैं गलती से आपको बोलना भूल गया कि यहां पे आपको ड्यू डेट फाइंड करना है, मैच्योरिटी डेट नहीं. ओके, मैं गलती से आपको बोलना भूल गया कि मैच्योरिटी डेट फाइंड मत करो, मुझे एक ड्यू डेट फाइंड करके दो चारों का. चलो अगेन 2 मिनट देता हूं. चारों का ड्यू डेट फाइंड करना है. ग्रेस ऑफ 3 डेज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडेड ओवर हियर, इट्स अ नॉर्मल इनवॉइस. मैच्योरिटी डेट फाइंड नहीं करना है, आपको ड्यू डेट फाइंड करना है. यहां पे 1st फरवरी आ रहा है फर्स्ट केस में.
चलो नाउ आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? 1 फरवरी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, तो 1 फरवरी फर्स्ट का सही है, सेकंड का आंसर आएगा 1 अप्रैल। बट क्या 1 अप्रैल हमारे पब्लिक हॉलीडे के लिस्ट में है? तो कि यस अवेलेबल है, इट्स अ बैंक हॉलीडे, दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक 1 डे प्रीसीडिंग, दैट मीन्स 31 मार्च वी नीड टू टेक एज अ ड्यू डेट। हमको क्या लेना पड़ेगा? 31 मार्च एज अ ड्यू डेट। फिर ये 1 जनवरी प्लस 30 डेज क्या आएगा? 31 जनवरी, 30 जनवरी या 1 फरवरी? कुछ लोगों ने आंसर दिया है 30 जनवरी, कुछ लोगों ने आंसर दिया है 30 जनवरी। दोनों में से कुछ आंसर हो सकता है। चलो नेक्स्ट, वो बाद में देखते हैं कौन सा सही है। 31 जनवरी भी सही हो सकता है, 30 जनवरी भी हो सकता है। नेक्स्ट चेक करते हैं, 1 फरवरी प्लस 60 डेज क्या आंसर आएगा? कुछ लोगों का आंसर आया 1 अप्रैल। 1 अप्रैल तो हो ही नहीं सकता। अगर आपका आंसर 1 अप्रैल आ रहा है तो आपको यू नीड टू टेक 31 मार्च। ठीक है, तो आपको 31 मार्च लेना पड़ेगा। मींस जिसका भी 1 अप्रैल आंसर लिखा हुआ है वो मैं एज्यूम करूंगा कि इट इज अ 31 मार्च। एक जगह से आंसर आया 2 मार्च, विच इज नॉट पॉसिबल, 30 डेज नहीं है, ये 60 डेज है। तो यहां पे दूसरा आंसर आ सकता है 2 अप्रैल। फर्स्ट आंसर है 1 अप्रैल, सेकंड आंसर 2 अप्रैल। देखते हैं कौन सा सही है। कुछ लोगों ने यहां पे जो लॉजिक अप्लाई किया फर्स्ट ऑप्शन में, वहां पे क्या किया? 1 जनवरी प्लस 30 डेज किया, तो आपको आंसर मिला 31 जनवरी, विच इज एब्सोल्युटली राइट। उसमें आपने लॉजिक इस तरीके से अप्लाई किया कि 1 जनवरी को आपने एक्सक्लूड कर दिया, नेक्स्ट डे से नंबर ऑफ डेज काउंट की। सो 1 जनवरी को एक्सक्लूड किया, नेक्स्ट डे से नंबर ऑफ डेज काउंट किया, 2 जनवरी से नंबर ऑफ डेज काउंट किया अप टू दी 31 जनवरी। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। कभी भी नंबर ऑफ डेज में क्रेडिट टर्म दिया है, नंबर ऑफ डेज के टर्म में यू नीड टू एक्सक्लूड द फर्स्ट डे ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड काउंट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम नेक्स्ट डेज। सो नेक्स्ट डे से नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे, 2 से स्टार्ट होगा, 31 को एंड होगा। सो 31 जनवरी इज द राइट आंसर। बट व्हाट अबाउट दिस सेकंड ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन में कुछ लोगों ने गलती कर दी। फर्स्ट ऑप्शन में लॉजिक सही अप्लाई किया, फर्स्ट डे को एक्सक्लूड कर दिया। यहां पे भी फर्स्ट डे को एक्सक्लूड करेंगे तो कितने दिन बचेंगे आपके पास फरवरी में? तो कि टोटल 28 डेज आर देयर, बट 1 डे वी नीड टू एक्सक्लूड, दैट इज 1 जनवरी। सो 27 डेज आर अवेलेबल इन द मंथ ऑफ फरवरी प्लस 31 डेज इन द मंथ ऑफ मार्च। ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया। टोटल डेज कितने होंगे? 58 डेज, बट वी नीड 60 डेज। सो स्टिल यू नीड 2 डेज। सो ये 2 दिन कहां से मिलेंगे आपको? अप्रैल में से। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 अप्रैल 2010। सो यहां पे आंसर आएगा 2 अप्रैल और यहां पे आंसर आएगा 31 जनवरी। सो ध्यान रखना फ्रेंड्स, कभी भी नंबर ऑफ डेज के टर्म में दिया है, वी नीड टू एक्सक्लूड द फर्स्ट डे ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड काउंट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम नेक्स्ट डे। सो हम नेक्स्ट डे से नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे। तो ये चारों ऑप्शन का आंसर आ गया। नंबर ऑफ डेज में ध्यान रखना है, फर्स्ट डे को एक्सक्लूड करो, नेक्स्ट डे से नंबर ऑफ डेज काउंट करो। चलो यहां पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज दिस डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज 31 जनवरी 2010 एंड क्रेडिट पीरियड इज 1 मंथ। क्या आंसर आएगा? जनवरी प्लस 1 मंथ क्या आएगा? 31 फरवरी होता है? 31 फरवरी नहीं, 30 फरवरी नहीं, 29 फरवरी तो मे बी, और 28 फरवरी मे बी। सो यहां पे पहले चेक करना पड़ेगा, इज इट लीप ईयर? नो, दिस इज नॉट अ लीप ईयर। ओके, सो हियर 31 हमारा डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है। 1 मंथ एग्जैक्टली काउंट करो तो नेक्स्ट मंथ की 31 को आपका ड्यू डेट आता है। बट क्या फरवरी मंथ में 31 डेट होती है? नहीं होती। जब उसी डेट में जो हमारी जो डेट है वो डेट उस मंथ में नहीं है, वी नीड टू टेक द लास्ट डेट ऑफ दैट मंथ एज अ ड्यू डेट। जब ये डेट हमारे जिस मंथ में ड्यू डेट फॉलो होती है उस मंथ में नहीं फॉलो हो रही है, देन यू नीड टू टेक द लास्ट डे ऑफ दैट मंथ एज एन ड्यू डेट। सो यहां पे आपका ड्यू डेट आएगा 28 फरवरी। सो ध्यान रखना, ऐसा 31 दिया है, 30 दिया है, बट उस मंथ में वो डेट ही नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए? लास्ट डे ऑफ दैट मंथ एज अ ड्यू डेट। फॉर एग्जाम्पल 31 जनवरी आपको दिया है प्लस 3 मंथ्स, क्या आएगा डेट?
क्या आएगा 31 अप्रैल, तो क्या 31 अप्रैल होता ही नहीं है, क्या ड्यू डेट आएगा 30 अप्रैल। सो ध्यान रखिएगा कि 31 अप्रैल नहीं होता है। फरवरी में तो हम सबको पता है कि 28 डेज होते हैं, बट गलतियां मोस्टली कहां पे होगी, अप्रैल, जून एंड सितंबर में। आपको स्कूल में पढ़ाया गया था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके, सो इस हिसाब से नंबर आउट है, इस ध्यान रखिएगा कि 30 डेज कहां पे आएंगे, अप्रैल, जून, सितंबर। सो वो वहां पे 31 नहीं आए। ओके, क्लियर एवरीबॉडी अप टू दिस? यहां तक कोई डाउट और क्वेरी? Okay friends, so we need to conclude our lecture over here. So thank you, goodbye, good night, take care.